भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारतीय विद्यापीठ के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए देश के विभिन्न अंचलों से मीडिया, शिक्षक, अध्येता यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं भारतीय विद्यापीठ के पत्रकारिता के विद्यार्थी। भारतीय विद्यापीठ एक ऐसा संस्थान जिसकी कल्पना की डॉक्टर पतंगराव कदम ने सन 1964 में। एक सामान्य अंशकालिक शिक्षक जो न्यूनतम अपने साधनों से जूझ रहे थे, जब उन्होंने ये महसूस किया कि 5 किलोमीटर दूर मुझे पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, कैसे ये समाज के उपेक्षित, वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा की इस दुनिया से जोड़ा जाए, और उन्होंने एक कमरे से अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू की भारतीय विद्यापीठ से। और आज पिछले लगभग 4 दशक में इस विश्वविद्यालय ने पूरे देश में न सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में वरन अकादमिक क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यह सब कुछ संभव हुआ एक शिक्षाविद और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कदम की मेहनत का एक परिणाम है। आज यह विद्यापीठ दिल्ली स्थित परिसर में हम उपस्थित हैं और यहाँ का यह स्टूडियो शायद देश के किसी भी मीडिया चैनल की टक्कर में खड़ा है और यहीं से हम लाइव शो कर रहे हैं। मेरे साथ में है डॉक्टर तनु डांग, जो यहाँ आईपी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है। प्रोफेसर मनोज दयाल गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके साथ है डॉक्टर पवन सिंह, जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, और उनके साथ हैं प्रोफेसर दिनेश चहल, जो शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा विषय है मीडिया, लोकतंत्र की चौथी सत्ता। हम सभी जानते हैं 3 सत्ताएं बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं हमारे देश में: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और खबरपालिका अर्थात मीडिया। भारत में मीडिया वस्तुतः औपनिवेशिक काल की उपज है। जहां तक फोर्थ स्टेट की हम बात करते हैं, इस शब्द का पहली बार उपयोग किया था बर्क ने, जब वो संसदीय बहस में हिस्सा ले रहे थे। तो उन्होंने कहा यहाँ 3 स्टेट तो है, चौथी स्टेट नहीं है, वो है प्रेस गैलरी। और बाद में कार्वाइल नाम के एक ऑथर ने अपने को उपन्यास में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि बर्क ने ये जो ओरिजिन इस शब्द का है वो बर्क से है। तो मीडिया चौथी सत्ता के रूप में या वॉचडॉग के रूप में, प्रहरी कुत्ते के समान, जिस प्रकार से एक डॉग या कुत्ता अपने पूरे सोसाइटी का, समाज की रक्षा करता है, प्रहरी के रूप में वो एक तरह से आपकी चौकसी करता है, तो मीडिया भी इस देश में, दुनिया में जहां कहीं अव्यवस्था है, विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अपने उन प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि औपनिवेशिक काल की उपज, जब ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में थी, उस समय पत्रकारिता का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, साधन सीमित थे, साक्षरता कम थी, लेकिन इन्हीं पत्र पत्रिकाओं ने, तत्कालीन संपादकों ने अपने लेखन के माध्यम से इस पूरे देश की विचार चेतना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसकी पूरी पीठिका की ओर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन उद्देश्यों से पत्रकारिता हमारे देश में शुरू हुई, जिस मिशनरी भावना से पत्रकारिता शुरू हुई, आजादी के बाद धीरे धीरे ये मिशन भाव विलुप्त होता चला। पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन, और क्षमा कीजिए कहते हुए कि प्रोफेशन से कमीशन के रूप में बदलने लगा। हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर मनोज दयाल हैं। लंबा समय इनका बीता है मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करने में। तो प्रोफेसर दयाल, आप क्या सोचते हैं, आजादी के 75 साल के बाद आज पत्रकारिता ने किस रूप में अपना एक स्वरूप ग्रहण किया है, जब कितनी तरह के खतरे पत्रकारों पर मंडरा रहे, अपने कार्य को करते हुए कई बार उनको अपने जान की बलिदान देना पड़ जाता है। और फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश का स्थान, ये अलग बात है कि वो जो अध्ययन किया गया है वो कितना ठीक है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम 160 के आसपास हैं 180 देशों में। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में आप मीडिया के चौथी सत्ता की उस भूमिका को किस रूप में देखते हैं? तनु जी, मनोज जी ने बताया कि मीडिया कहीं उत्प्रेरक है, कहीं एक्टिविस्ट है, और हर समस्या के समाधान के लिए
मीडिया से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी अपनी आशा, आकांक्षाओं, पीड़ा, व्यथा उसको उन नीति निर्माताओं तक, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, मेरे घर के बाहर सड़क नहीं बनी है, विश्वविद्यालय से मेरी डिग्री नहीं मिल रही है, मेरे को जो भी समस्या है, मैं उस अनाम संपादक की ओर देखता हूं कि शायद वो मेरी समस्या का समाधान कर देगा। तो आपको क्या लगता है, जिस मीडिया से हम समाज और सरकार जो सत्ता में बैठे हुए हैं उसके बीच में खुल का काम करने की जो एक मूल भावना की हम बात करते थे, क्योंकि आजादी के दौर में यही वो समाचार पत्र थे जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से एक विचार चेतना को जगाया। तो क्या आपको कहीं लगता है कि हमारा ये मीडिया उस विचार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है? वो जो हमारी संपादकीय संस्था है वो उसको नेतृत्व नहीं कर पा रही है। जब मनोज जी को ये कहना पड़ता है कि वो समाज उसको इतनी अपेक्षाएं करना ठीक नहीं है, आप क्या महसूस करती हैं? आपने बहुत सारा शोध किया है, अनुसंधान किया है और पिछले 2 दशक से आप मीडिया और मीडिया अध्यापन से जुड़ी हुई है, किस रूप में इस सारे दौर को आप देखते हैं? पवन जी, तनु जी ने कहा कि मीडिया केवल रेडियो, टीवी और अखबार तक सीमित नहीं है और सोशल मीडिया कुछ ना है। मुझे लगता है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं जहां फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, तो सोशल मीडिया ने आम आदमी को एक मंच दिया है जहां वो अपनी बात कह सकने के लिए सक्षम है, और वो भी लगभग निःशुल्क। यदि आपके पास वो वाईफाई और नेट कनेक्शन है तो अपनी बात आप रख सकते हैं। तो शायद सूचनाओं का वास्तविक लोकतांत्रिकरण आज के दौर में हो रहा है, लेकिन उसके साथ भ्रामक समाचार, फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि किसी प्रकार का संपादकीय नियंत्रण नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के डिजिटल माध्यमों के प्रवेश ने जहां रेडियो, टीवी, अखबार को आपने मोबाइल में लाके समेट दिया है, वहीं आम आदमी को यह सुविधा और स्वतंत्रता दी है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले दौर में जब आम आदमी एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है, तो किस तरह से ये माध्यम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अपनी कोई प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे? कौशल चहल, आप भले ही सीधे मीडिया शिक्षण से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन शिक्षा से आप जुड़े हैं और शिक्षकों की पूरी नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, और शिक्षा के साथ मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, उसमें एजुकेशन की एक बहुत बड़ी बीट होती है जहां शैक्षिक चीजों को कवर किया जाता है। अभी पवन जी कह रहे थे कि हर व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता, कम्युनिकेटर हो सकता है, सूचना दे सकता है। आपको क्या लगता है एक शिक्षक के रूप में कि मीडिया जिस तरह से अपना काम कर रहा है, जब पवन जी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो आप एक अखबार के पाठक और उधर टीवी और रेडियो के श्रोता और दर्शक के रूप में क्या महसूस करते हैं कि ये जो सारी चुनौतियां हैं उसमें क्या किसी प्रकार की कोई आचार संहिता सरकार को या उसमें बनानी चाहिए? क्योंकि हर संस्थान की अपनी आचार संहिता है, परिपालना कौन कर रहा है? तो आपको क्या लगता है एक सोसाइटी के या समाज के उस बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में कि मीडिया अपना काम करते समय क्या किसी प्रकार की आचार संहिता के परिपालन के लिए बाध्य हो, या उसको अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता, कोई नियम कानून कायदे लागू नहीं हो? चलिए प्रोफेसर चहल, कलम और कदम के साथ कैमरा और जोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस स्टूडियो में हम बैठे हैं तो एक पत्रकार कलम और कैमरे दोनों का धनी होता है, दोनों के माध्यम से अपनी बात करता है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, शिक्षा और मीडिया का पारस्परिक समन्वय। लेकिन आज के दौर में चुनौतियां बहुत हैं। अखबारों के, जब हम सुबह सुबह अखबार देखते हैं, मुख्य पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिए हैं। टीवी ऑन करते हैं, प्राइम टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है, रेडियो का प्राइम टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है। ऐसे दौर में जिस जनपक्ष की बात की गई है, आम आदमी की वाणी को अभिव्यक्ति देने की बात की गई है, वो कहां से संभव है? क्योंकि सब कुछ उन बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है और वो जो दिखाएंगी, पढ़ाएंगी, हम वही पढ़ने के लिए अभिशप्त हैं। तो ऐसे दौर में जब संपादकीय संस्था का धीरे धीरे क्षरण होता चला जा रहा है, ऐसे दौर में पत्रकारिता की नई पीढ़ी को तैयार करने का संकल्प भारतीय विद्यापीठ ने लिया है। और आज हमारे सामने बैचलर्स डिग्री के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं जो अपने करियर को तलाशने के लिए इसमें आए। मैं ये मान के चलता हूँ, हालांकि संदेह है कि आप सब लोग नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे, देखने की बात नहीं कर रहा, पढ़ते होंगे, है ना? क्योंकि बहुत विश्वविद्यालयों में हम गए हैं और उस पीड़ा को भी मैंने भुगता है शिक्षक के रूप में। लेकिन फिर भी आप इस पूरे माहौल को देख रहे हैं, पत्रकारों पर होने वाले हमले, और जैसा उन्होंने कहा कि अंकुश की तैयारी भी इस पे होगी। तो इस सारे दौर में आप आज के इस संचार माध्यमों को, बहुत जिम्मेदारी का ये प्रोफेशन है, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि जैसा समाज होगा वैसा मीडिया होगा,
तो क्यों हम उनको सम्मान दें? फिर जैसे और प्रोफेशन है वैसे ये भी प्रोफेशन है, क्यों मीडिया के लिए अलग से एनक्लोजर बनाया जाता है? सम्मान इसलिए देते हैं कि हमारी उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तो ये पीढ़ी जो अपना भविष्य जर्नलिज्म और उससे जुड़ी हुई अन्य विधाओं में देख रही है, तो वो क्या सोचती है आज के मीडिया के बारे में? कुछ मित्र जो सवाल पूछना चाहें हमारे जिन भी एक्सपर्ट से आमंत्रित हैं, सीधा सवाल पूछें। किनसे सवाल है वो बताएं और अपना नाम बताएं, कक्षा बताएं। धन्यवाद पवन जी। देखिए, पवन जी ने जो बात कही कि किस तरह से नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, और जो उन्होंने कहा कि संपादकीय संस्था का अवमूल्यन जिस रूप में हो रहा है, वहाँ ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शोध अनुसंधान करें। अब तो हम ये चर्चा करने लगे हैं कि अगले 20 साल में कहीं ऐसा न हो प्रिंट मीडिया खत्म हो जाए। अब अखबारों में रोबोट संपादकीय लिखने लगे हैं, AI एंकर्स आ गए हैं। तो ऐसे दौर में कभी कभी मुझे लगता है कि परंपरागत नौकरियां खत्म होने जा रही हैं और नई नौकरियां इसमें तैयार होंगी। तो आपकी पीढ़ी वो बहुत कुछ देखेगी जो हम शायद नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। और जो शोध अनुसंधान की बात है, इजराइल वॉर का हमास ने जिस तरह से आक्रमण किया उस ग्रुप ने, कितनी तरह के फेक वीडियोस चल रहे हैं, यदि उसको आप सच मान लेंगे तो इस घटना की तह पे नहीं जा पाएंगे। जिस तरह से वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया कवरेज दे रहा है, आपने जलती हुई बिल्डिंग्स देखी, वहां लोगों की पीड़ा क्या है, किस तरह से लोग भाग रहे हैं, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, कहाँ इस तरह की खबरें आ रही है आपके पास। तो ये सारी जो स्थिति है, तो मुझे लगता है कि रिसर्चर के रूप में आपको देखना पड़ेगा ये मुद्दे क्या हैं और किस तरह से इसकी कवरेज हो रही है। बहुत सारे पत्रकार भी वहां गए हैं। तो जो कहा जा रहा है, अभी इलेक्शन देखिए आप, किस तरह से AI का उपयोग, कल ही मैं पढ़ रहा था कि AI के उपयोग से आपकी उन जो मनोवृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, उन्हें कहीं कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बहुत सावधानी, सतर्कता के साथ ये जो बात बात में फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति है, इसको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा यदि आप सही तरीके से इस मीडिया का कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। कोई और मित्र सवाल पूछना चाहें? अब ज्यादा समय लेकिन मनोज जी, वो जो आपने कहा ना कि हर व्यक्ति परीक्षक और समीक्षक है, तो ये जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले हैं, वो परीक्षक और समीक्षक के रूप में इस मीडिया का सहारा लेते हुए, किसी समाचार पत्र की हेडलाइन बहुत अच्छी है, हम उसको फोटो खींचा और अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और उस पर फिर कमेंट शुरू होते हैं और विचार विनिमय की एक परंपरा शुरू हो जाती है। अभी बहुत सारे मुद्दे थे, उसको लेके देश के कुछ अखबारों ने जिस तरह की हेडलाइंस दी गई, मैं सहमति असहमति की बात नहीं करता हूँ, केवल एक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का तरीका, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिविटी मेरी दृष्टि में असंभव है। हर व्यक्ति जो कि सोचता समझता है, अपने हिसाब से घटनाओं का विश्लेषण करता है और वो सारी चीज उसकी खबरों में, उसके आर्टिकल्स में, उसके एडिटोरियल में कहीं न कहीं उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारा आज का विषय है कि जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो किस प्रकार बाकी 3 स्तंभ से अलग है? मेरा प्रश्न कुछ वो तो मेरे ख्याल जो वक्तव्य है उसी में जवाब आ गया था कि जो मीडिया है वो जो तीनों स्तंभ है ना, उन पर निगरानी रखता है। तो मनोज जी ने कहा था वो उन तीनों पर निगरानी रखता है। मीडिया जो हमारी न्यायपालिका है उसकी भी समीक्षात्मक आलोचना करता है, कार्यपालिका है उसकी भी करता है, और विधायिका जो हमारी संसद है, ये 3 टर्म तो समझते हैं ना आप जी, उसकी जो कार्यप्रणाली है, कितने MPs ने प्रश्न पूछे नहीं पूछे, है ना, कितने MPs पहुंचे ही नहीं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और इलेक्शन आ रहा है, हर एक का जो एनालिसिस है जो वो भरते हैं ना, अपना नामांकन जब चुनाव लड़ने जाते हैं, उसमें आप अपने एजुकेशन के बारे में, संपत्ति के बारे में सारी जानकारी देते हैं, पूरा एनालिसिस आता है, कितने विधायक या सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कितना पढ़े हुए हैं, कितने PhD हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, ताकि मतदाता को जागरूक कर पाए। रेडियो और टेलीविजन, विशेषकर दूरदर्शन और आकाशवाणी, वहां पर बाकायदा इन पार्टीज को समय दिया जाता है। पहले जब इंदिरा जी के समय तक ये समय नहीं दिया जाता था, जब शायद VP सिंह थे उस समय ये पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। तो अब हम कहीं न कहीं सभी पार्टीज को ये मौका दे रहे हैं कि वो आए और मतदाताओं से सीधा बात करें। तो ये चेंज आ रहा है। और मीडिया इन तीनों स्तंभों के बीच में कड़ी का भी काम। भाई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले वही जाओगे। ठीक है, न्यायपालिका में भी जाओगे, वो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम है 20 साल तक निर्णय नहीं होगा, है ना, अधिकारी आपको अंदर घुसने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास मीडिया है, आपकी जो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि सड़क भी घर के बाहर नहीं है, तो आप जाओगे, तुरंत फीडबैक मिलता है ना वहाँ प्रशासन को, तो वो सजग होगा, सतर्क होगा। हमारे यहाँ दोनों जो प्रेस कमीशन थे, दोनों की रिकमेंडेशन है क्रॉस मीडिया ओनरशिप को खत्म किया जाए, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि
वो जो सरकार से पड़ने वाला दबाव है उसको इसीलिए सहन कर पा रहे हैं कि उनकी आर्थिक पावर मजबूत है। आपातकाल में इंडियन एक्सप्रेस इसीलिए खड़ा हो सका था कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जगह थे। ये 2 मिनट में अखबार को खत्म कर देगी जो सत्ता पक्ष में जुड़ी है। तो मुझे लगता है दोनों के पक्ष विपक्ष तर्क हैं इसके, तो इस चर्चा को कभी आगे अपन जारी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है कोई अपन मेरे ख्याल समय हो गया है, क्योंकि ये ऐसी चर्चा है कि लगातार चलती रहेगी, कोई अंतिम निर्णय नहीं है। ये केवल आपको उद्वेलित करने के लिए है, एक कहीं विचार के स्तर पर आप इन समस्याओं से, इन प्रश्नों से जूझने की कोशिश करें और उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप्त वाक्य नहीं है, कोटेबल कोटेशंस कि ऐसा हो गया तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए केवल आपको उद्वेलित करने के लिए, कहीं इन समस्याओं पर, इन प्रश्नों पर सोचने समझने के लिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पत्रकार को प्रश्न पूछने की आदत होनी चाहिए। अच्छा है कि आप लोग लालायित हैं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है, आप अखबार, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डालें, रेडियो टीवी सुनने की आदत डालें, इस दृष्टि से कि आपको अपने पत्रकारिता के करीब है, क्योंकि आपको मल्टीटास्किंग होना है। जो आपके डिजिटल एडिशन है अखबार के, वो छपे हुए भी हैं, उसमें ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है। तो आप किस तरह से अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, उसमें से जो अच्छी बातें हैं उनको सीखें और जो अपनी कमियां हैं इनको दूर करने के लिए प्रयत्न करें। ये इस चर्चा का उद्देश्य था। मैं आभारी हूँ भारतीय विद्यापीठ प्रशासन के प्रति, विशेषकर प्रोफेसर एम.एन. हुडा के प्रति, डॉक्टर शीलनिधि त्रिपाठी के प्रति, और यहाँ की हेड मास कॉम की आयुषी सचदेव, डॉक्टर वंशिका आदि आदि, सबके नाम मुझे याद नहीं है, उन सभी के प्रति जिन्होंने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से सतत मेहनत की है, सार्थक प्रयत्न किया है। और हमारे चारों पैनलिस्ट डॉक्टर तन्नू डांग, प्रोफेसर मनोज दयाल, डॉक्टर पवन सिंह और प्रोफेसर अशोक चहल, जो देश के अनेक मंचों पर हम साथ रहे हैं, लेकिन ये अलग तरह का अनुभव इस अकादमिक परिसर में हमको हुआ विद्यार्थियों के साथ। जो टेलीविजन पे और जगह तो इस तरह के बहुत सारे आयोजन किए, बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक विशेष सुकून और सुगत, क्योंकि वो जो डिबेट आप देखते हैं, है ना, 2 मिनट में वहां जिस तरह की कहना चाहिए कि तनाव उत्पन्न हो जाता है, वो नहीं रहा। और एक अकादमिक दृष्टि से कितनी शांति के साथ हमने कोशिश की कि इन प्रश्नों को अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करें। और जैसा बताया गया कि लाइव जा रहा है, देश दुनिया में जो इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है वो इसको देख सुन सकता है, और यूट्यूब के माध्यम से वो अपने समय और सुविधा के माध्यम से, सुविधा के समय इनको देख सुन करके और साथ में कमेंट्स कर सकता है। ये सोशल मीडिया ने आपको दिया है, ये विचार जो है ये लगातार चलता रहेगा, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। इसने उन सारी भौगोलिक दूरियों को तोड़ दिया है। हमारी भाषा, हमारे प्रतीकों को जो समझने वाला है, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और इस विचार यज्ञ में अपनी आहुति दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।